दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में बहुत से परिंदे रहते थे। सब ही बहुत मेहनती और मिलजुल कर एक दरख्त पर रहते थे, मगर इनमें एक तोता बहुत ही कामचोर था। उसे खुराक के लिए इधर उधर फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे क्या करूं कि मुझे खुराक के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े और बिना कुछ किए मुझे खुराक मिल जाए। सोचो सोनू। जब खुराक की तलाश करने के लिए सारे परिंदे इकट्ठे हुए तो सब परिंदों ने कहा, अरे सोनू भाई, चलो खुराक की तलाश में चलते हैं। जब ही सोनू तोता जोर जोर से चलाने लगा, आ आ आ मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं अंधा हो गया हूँ? आ अरे सोनू, तुम्हें क्या हुआ और क्यों इतने जोर से चला रहे हो? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सोनू तोते ने कहा। मगर अचानक तुम्हें कैसे दिखना बंद हो गया? क्या तुम्हारी आंखों में चोट लगी है? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मगर मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। अरे मेरी आंखें, अरे अब मैं खुराक की तलाश में कैसे जाऊंगा? परेशान ना हो सोनू, तुम्हें खाने की तलाश करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे। नहीं, मुझे भी तुम्हारी तरह मेहनत करके खाना है, मुफ्त में नहीं। मैं मुफ्त में कैसे खा सकता हूँ? सोनू तोते ने कहा। ठीक है, तुम यहीं रहो और मेरे अंडों की हिफाजत करो और उन्हें इस सांप से बचाओ जो इस दरख्त की जड़ में रहता है, चिड़िया ने कहा। कौवा बोला, सोनू तुम्हारे अंडों की हिफाजत कैसे करेगा? उसे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। कौवे की बात सुनकर शार्क बोली, हाँ सोनू, हमारे अंडों की हिफाजत नहीं कर सकेगा और सांप से कैसे बचाएगा? ये सुनकर चिड़िया बोली, सिर्फ हमें पता है कि सोनू को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सांप को नहीं पता। सांप जब इसे यहाँ बैठे हुए देखेगा तो वो यहाँ नहीं आएगा। अगर तुम लोग मुझे घोंसले की रखवाली का काम सौंपते हो तो मैं एक काम करूँगा जिससे मुझे लगेगा कि मैंने मेहनत की है, सोनू तोते ने कहा। इस तरह सारे परिंदे खुराक की तलाश में चले जाते हैं और जालिम सांप दरख्त की जड़ में छुपकर ये सब सुन रहा था। मजा आ जाएगा, सांप ने सोचा। अंधा तोता अंडों की क्या रखवाली करेगा? मैं आहिस्ता आहिस्ता सिरकते हुए सब अंडों को खा जाऊंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। हा। सांप आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ वहां पहुंच गया जहां सारे परिंदों के घोंसले थे। जैसे ही जालिम सांप घोंसले के करीब आया तो सोनू तोता बोला, खबरदार, अगर आगे बढ़ा तो मेरी चोंच के वार से बच नहीं सकेगा, तुझे धमुआ कर दूंगा। ये कहकर सोनू तोते ने सांप पर वार शुरू कर दिए। अरे, इस तोते को तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। अरे नाटकबाज तोते, अंधा होने का ड्रामा कर रहा था। शाम को जब सारे परिंदे खुराक की तलाश करके वापस आए, सोनू खाना खाता है और सारे परिंदे इकट्ठे होकर तोते से कहते हैं, चल सुन, अरे तुझे बरगद के दरख्त पर रहने वाले तबीब के पास ले जाते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे अल्लाह की मर्जी, मुझे तबीब के पास नहीं जाना है। नहीं, सोनू तोता, क्या पता इस तबीब की दवाई से तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएं, चिड़िया बोली। हाँ सोनू, चलो। सारे परिंदे इसरार करना शुरू कर देते हैं। सारे परिंदे सोनू को लेकर तबीब के पास चले जाते हैं। तबीब जी, देखिए तो सोनू की आंखों को क्या है, इसको दिखना बंद हो गया है। मेरे पास एक पेड़ की जड़ है जिसके रस की बूंद आंखों में डालें तो अंधे को दिखाई देना शुरू हो जाता है और जो देख रहा है वो बस अंधा हो जाएगा। अगर ये बूंदें मेरी आंखों में डाल दी तो मैं सच में अंधा हो जाऊंगा, सोनू तोते ने सोचा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तबीब जी ने सोनू की आंखों में पेड़ की जड़ की बूंदें डालते हैं। मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे हो ही नहीं सकता, इससे तो अंधे को भी दिखाई देने लगता है। इसे घर ले जाओ और एक दिन आराम करने दो, ठीक हो जाएगा। सोनू, तुम आज भी आराम करो और तुम अंडों की देखभाल करना और हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आएंगे, चिड़िया बोली। टा, अरे मेरा नाटक मुझ पर ही भारी पड़ गया, मैं सचमुच में अंधा हो गया हूँ। सांप ये सारी बातें सुनकर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर सरकता हुआ अंडों के पास पहुँच जाता है। हा। अरे नाटकबाज सोनू, तू सचमुच में अंधा हो गया है।
अब मुझे बचा के दिखा। हा 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 हा। ये कहकर सांप सारे अंडे निगल जाता है और दरख्त की जड़ में छुप जाता है। शाम को जब सारे परिंदे वापस आते हैं तो अपने खाली घोंसलों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सोनू, हमारे अंडे कहाँ हैं? ओ सोनू, अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे? मुझे माफ कर दो। सोनू ने रोते हुए कहा, मुझे मेहनत ना करना पड़े इसलिए अंधे होने का नाटक किया था और सचमुच में अंधा हो गया। जालिम सांप सभी के बच्चों और अंडों को खा गया है। बात तो सुनो इसकी, क्या तुम्हें माफ करने से हमारे अंडे वापस आ जाएंगे? तुम्हारा नाटक हमें कितना महंगा पड़ा है, तुम्हें इसका एहसास है? नहीं सोनू, तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, सजा। सारे परिंदे ने मिलकर सोनू पर चोंच से वार करते हैं और वो घायल होकर दरख्त से नीचे गिर जाता है और तड़पता रहता है। और रात को उसका भाई मोनू आता है। अरे सोनू, तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने तुझे मारा? कुछ नहीं मोनू, मेरी इस हालत की जिम्मेदारी मेरी अलसी है और कोई नहीं। ये कहकर उसने सारी बात मोनू को बता दी। सोनू, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम्हें इन सारे परिंदों से माफी मांगनी पड़ेगी। मोनू ने गुस्से से कहा, चल पहले तुझे तबीब जी के पास ले चलूं, फिर सारी बातें करेंगे। मोनू सोनू को तबीब जी के पास ले गया। तबीब ने इसकी आंखों में चंद कतरे डाले। सोनू खुशी से बोला, मोनू, मुझे दिखने लगा है। तबीब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोनू ने कहा, बहुत अच्छा बेटे, लेकिन आइंदा ऐसा कभी भी नाटक मत करना, अब सुधर जा। सोनू और मोनू दोनों सब परिंदों के पास जाते हैं। दोस्तों, सोनू को माफ कर दो, इसकी गलती की सजा उसे मिल गई है, अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। सभी परिंदों ने सोनू पर रहम करते हुए उसे माफ कर दिया। फिर सब परिंदे मिलकर खुराक की तलाश में निकल पड़े और उसके बाद सोनू ने कभी भी अलसी नहीं दिखाई। सुबह का वक्त है और परिंदे चहचहा रहे हैं। दरख्तों पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं। एक दरख्त पर काला कौवा और एक कबूतर बहस कर रहे हैं। तुमने मेरा घोंसला खराब कर दिया, ये देखो मेरे अंडे टूटने वाले हैं, अगर कुछ हुआ तो इसका सारा कसूर तुम्हारा होगा। कौवा भाई, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हारा घोंसले को हाथ भी नहीं लगाया, ये किसी तूफान का असर है। कबूतर मासूमियत से बोला, तूफान का असर? तूफान के बाद मैंने घोंसला ठीक किया था और इसके बाद ये कैसे टूटा? मैं जानता हूँ, ये तुमने ही किया है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने बदमाशी की है। कौवे ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुमने किसी और परिंदे से पूछा है? हो सकता है कि किसी और परिंदे ने गलती से घोंसला तोड़ा हो। कबूतर ने कहा, किसी और ने नहीं, बल्कि तुमने ही किया है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो इस मामले को शेर राजा के पास ले चलते हैं। दोनों परिंदे उड़ते हुए शेर राजा के दरबार में चले जाते हैं। शेर ऊंचे पत्थर पर खड़ा है और पास में हरन, हाथी और कुछ और परिंदे खड़े हैं। इतने में काला कौवा और कबूतर दोनों तेजी से आते हैं। महाराज, हमें इंसाफ चाहिए, कबूतर ने मेरा घोंसला खराब कर दिया है, मेरे अंडे खतरे में हैं। राज सरासर झूठ बोल रहा है, मैंने इसका घोंसला खराब नहीं किया, मैं तो इसके बनाए हुए घोंसले के पास भी नहीं गया और ये लगाया हुआ सरासर झूठा इल्जाम है। कबूतर ने रोते हुए कहा, झगड़ा फिर वो हुई, हर रोज कोई ना कोई मुझसे इंसाफ लेने आता है, क्या मैं हर रोज इन छोटे छोटे मामले में उलझा रहूंगा? थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है और फिर शेर गुस्से से बोलता है, आप लोग जानते हैं कि कछुआ मेरा वजीर है, वो हर मसले का हल जानता है, तुम दोनों उसके पास जाओ, वो ही जो फैसला करे वो कबूल होगा। कौवा और कबूतर कछुए के पास जाने के लिए उड़ जाते हैं और शेर आराम से बैठ जाता है। कछुआ तालाब के किनारे धूप सेक रहा है। बहुत सारे परिंदे और जानवर उसके आसपास मौजूद हैं। कौवा और कबूतर वहां पहुंचते हैं। वजीर जी, हमें आपकी मदद चाहिए, महाराज ने हमें आपके पास भेजा है। कौवे ने कहा, जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? बता अब क्या मसला है? वजीर जी, काला कौवा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसका घोंसला खराब कर दिया और मैं सच बोल रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वजीर जी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसको अपने घोंसले के पास देखा था, इसके अलावा और कौन हो सकता है जो मेरा घोंसला तोड़ने की हिम्मत करेगा? कौवे की बात सुनकर कछुआ बोला, कौवे की बात में सच्चाई लगती है,
घोंसला खुद ब खुद नहीं टूट सकता। और कबूतर, अगर तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारे पास अपनी सफाई के लिए सबूत है? सबूत? वजीर जी, मैं अकेला रहता हूँ, मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने घोंसला नहीं तोड़ा? अगर सबूत नहीं है तो मुझे कौवे की बात पर भरोसा करना होगा और तुम्हें इसका घोंसला दोबारा बना कर देना पड़ेगा। यही मेरा फैसला है। वजीर जी, ये कैसा इंसाफ है कि आपने सिर्फ कौवे की बात सुनकर फैसला कर दिया? क्या ये सही है? मेरे फैसले पर सवाल मत उठाओ, मेरा फैसला अटल है। अब तुम जाओ और अपना काम करो। कबूतर दुखी होकर वहाँ से उड़ जाता है और कौवा वहाँ से फख्र से उड़ता है। तो पास बैठे हुए परिंदे और जानवर हैरान होते हैं कि कछुए ने सिर्फ एक की बात सुनकर ही फैसला कर दिया। कबूतर एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाता है और रो रहा है। रानू और मीनू चिड़िया कबूतर से मिलने आती हैं। हमें पता चला है कि कछुए ने तुम्हारे खिलाफ फैसला कर दिया है। ये सरासर नाइंसाफी है, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ, हम ये फैसला शेर राजा के पास ले जाते हैं कि कछुए ने गरूर में आकर गलत फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो हो सकता है मुझे इंसाफ मिल जाए। तीनों शेर राजा के दरबार में जाने की तैयारी करते हैं। रानू, मीनू और कबूतर शेर राजा के दरबार में आते हैं। महाराजा, हमें आपसे इंसाफ चाहिए। कछुए ने गरूर में आकर कबूतर के खिलाफ गलत फैसला किया है। ये जंगल में सबसे बड़ा मसला बन गया है। महाराज, कछुए ने सिर्फ कौवे की बात सुनी और कबूतर की बात को नजरअंदाज कर दिया। क्या यही हमारे जंगल का इंसाफ है? रानू और मीनू, तुम दोनों को समझ नहीं आता कि मैंने ही कछुए को फैसला करने का इख्तियार दिया है। अगर ये गलत भी है तो वो इसकी जिम्मेदारी ना कि मेरी। जाओ, मुझे परेशान मत करो। महाराज, लेकिन मैं परेशान हूँ, मेरी बात तो सुने। अगर मैंने कहा कि कछुए का फैसला अटल है तो अटल है। जाओ। उसके बाद रानू, मीनू और कबूतर परेशान होकर बाहर निकलते हैं। रानू, मीनू और कबूतर एक दरख्त के नीचे बैठकर सोच रही हैं। उनके पास मोनू चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई आती है। तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? मोनू, कछुए ने कबूतर के खिलाफ फैसला दिया है और महाराजा ने हमारी बात सुनने से मना कर दिया है। अब हम क्या करें? मोनू, तुम सबसे होशियार हो, क्या तुम हमें इस परेशानी से निकाल सकती हो? कछुआ गलत फैसला दे सकता है तो इसका मतलब है कि सच्चाई कहीं छुपी हुई है। हमें सच्चाई को तलाश करने के लिए गहराई से जांचना होगा। मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। मोनू चिड़िया उड़कर काले कौवे के घोंसले के पास पहुंचती है। काला कौवा उसे देखकर चौंकना हो जाता है। कौवा भाई, मैंने तुम्हारे घोंसले की पड़ताल करनी है कि आखिर उसे किसने नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ये मेरा घोंसला है और मैं यहाँ किसी को जांच पड़ताल करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर तुम सही हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जरा जल्दी करो, मुझे अपने घोंसले की हिफाजत करनी है। मोनू घोंसले की जांच पड़ताल करती है और देखती है कि घोंसले के पास एक टूटी हुई डाली और पंजों के निशान हैं। ये तो अजीब है कि घोंसला किसी तूफान से नहीं टूटा। निशान किसी बड़े परिंदे या जानवर के लगते हैं। मोनू वहाँ कछुए के पास पहुँचती है। वहाँ रानू और मीनू भी मौजूद हैं। वजीर जी, मैंने कौवे के घोंसले की जांच की है। वहाँ जो निशान हैं वो इस बात का सबूत है कि ये घोंसला किसी और ने तोड़ा है। कबूतर पर इल्जाम लगाना गलत है। मोनू, तुम कौन होती हो मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाली? मैंने जो कहा वो ही सच है। वजीर जी, मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। आपसे गलती हो सकती है और ये नहीं कि नाइंसाफी होने दी जाए। मोनू सही कह रही है कछुआ। वजीर जी, आपने जल्दबाजी में फैसला किया। आपको इस फैसले की दोबारा जांच पड़ताल करनी चाहिए। कछुआ थोड़ी देर सोचता है और अपने घमंड की वजह से बात नहीं मानता। ये मेरा जंगल है और मैंने फैसला कर दिया और अब ये मामला खत्म हुआ। मोनू अपनी बात पर अड़ी रहती है। वो सोचती है कि इस मामले को कैसे हल किया जाए। जब तक वजीर जी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो इस तरह की नाइंसाफियां होती रहेंगी। मुझे और सबूत इकट्ठे करने होंगे। मोनू चिड़िया ने हरन, हाथी और कुछ और जानवरों को बुलाया और इन्हें मामले की सच्चाई जानने में मदद के लिए कहती है। सभी मिलकर घोंसले के आसपास और इसके नीचे गिरे हुए सबूतों की जांच करते हैं। मोनू, यहाँ देखो, यहाँ पंजों के निशान हैं। ये निशान कौवे के नहीं हैं, ये किसी बड़े परिंदे के निशान हैं। हाँ,
اور یہ ٹوٹی ہوئی ڈالی بھی کافی موٹی ہے، اسے توڑنے کے لیے کافی طاقت چاہیے جو کہ ایک کبوتر جیسے چھوٹے پرندے کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ گھونسلہ کسی اور نے توڑا ہے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں اور جھانچ کرنی ہوگی۔ مونو اور ہرن اونچے درختوں کے پاس جاتے ہیں۔ ایک بڑا باز وہاں سے اڑتا ہوا اور مرے ہوئے چوہے کو اپنے پنجے میں لے کر دور چلا جاتا ہے۔ مونو چوکنی ہو جاتی ہے، رکو، یہ باز ہی ہو سکتا ہے جس نے کوے کا گھونسلہ توڑا ہو، کیونکہ یہ اکثر چھوٹے پرندوں کے گھونسلے توڑتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں پکڑ کر یہ سچائی ثابت کرنا ہوگی۔ نہیں، ہم اسے پکڑ نہیں سکتے، لیکن اسے دیکھ کر ہمارا یقین پکا ہو گیا ہے۔ کچھوا وزیر کو یہ سب بتانا ہوگا۔ مونو، رانو، ہرن اور ہاتھی کچھوے کے پاس آتے ہیں۔ کچھوا دھوپ میں آرام کر رہا ہے۔ وزیر جی، میں نے سچائی کا پتہ لگا لیا ہے۔ کوے کا گھونسلہ کبوتر نے نہیں توڑا، اسے ایک بڑے باز نے توڑا ہے۔ اس کے پنجوں کے نشان اور اس کی حرکتیں ہماری بات کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ کیسے ثابت کر سکتی ہو؟ میں یہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں۔ وزیر جی، ہرن اور ہاتھی نے بھی گھونسلے کے پاس نشانوں کو دیکھا ہے۔ اگر آپ خود وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں وزیر جی، یہ نشان کبوتر کے نہیں بلکہ باز کے ہیں۔ ہم نے اسے پاس کے درختوں پر بھی دیکھا ہے۔ وزیر جی، کیا آپ اب بھی کبوتر کی ہی غلطی مانو گے؟ کچھوا تھوڑی دیر خاموش ہو جاتا ہے، اس کا غرور آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے۔ کچھوا، مونو اور ہرن شیر کے پاس آتے ہیں۔ شیر دھیان سے ان کی باتیں سنتا ہے۔ مہاراج، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے پوری سچائی جاننے کے بغیر کوے کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ مونو چڑیا نے صحیح طرح سے اس مسئلے کی جانچ کی اور سچائی معلوم کی۔ کچھوا، تم نے اپنی غلطی مان لی، یہ اچھی بات ہے، لیکن انصاف کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسئلے کے ہر پہلو کو سمجھا جائے۔ میں مونو کی اتنی محنت اور عقل مندی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ شیر مونو کی طرف دیکھتا ہے۔ مونو، تم ہمارے ساتھ جنگل کے مسئلوں میں مشورہ دینے والی بنو گی۔ اس کے بعد تالیوں کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ سب جانور مونو کو مبارکباد دیتے ہیں۔ کچھوا مونو کے پاس آتا ہے۔ مونو، میں نے اپنی غلطی مان لی ہے، تم نے سچائی کے لیے اتنی محنت کی، مجھے تم پر فخر ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی بنا سوچے سمجھے فیصلہ نہیں کروں گا۔ وزیر جی، غلطی کرنا انسان اور جانور کی فطرت ہے، لیکن اسے سدھارنا ہی عقل مندی ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک جنگل میں بوڑھا کمزور بگلا رہتا تھا۔ بگلا اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اب اسے شکار کرنے میں بھی بہت محنت کرنا پڑتی تھی۔ ایک دن وہ ایک تالاب کے کنارے بیٹھا ہوا تالاب کے اندر مچھلیوں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک مچھلی بگلے سے بولی، کیا بات ہے بگلا بھائی، اتنی غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی شکار نہیں کر پا رہا۔ بگلے نے کہا، اس دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اسے 3 دور سے گزرنا ہی پڑتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ تم اپنی زندگی کے 2 دور دیکھ چکے ہو اور تیسرے دور کا بھی مزہ لو۔ مچھلی نے کہا۔ یہ سن کر بگلا غصے سے مچھلی سے بولا، جب میں جوان تھا تو کسی مچھلی کو مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تم جوان نہیں ہو، اب جوان میں ہوں۔ مچھلی نے کہا، تم ہنس کر میرا مذاق اڑا رہی ہو، تم اسی قابل ہو بگلے، میں نے تیری کہانیاں اپنی ماں اور دادی سے سنی ہیں۔ جب تم جوان تھے تو تمہاری عادت بہت ہی بری تھی، اب تم بوڑھے ہو چکے ہو، اس لیے میں اب تمہیں اپنے خاندان سے کیے ہوئے برے سلوک کا بدلہ لے رہی ہوں۔ بس اتنا بول کر مچھلی بگلے کا مذاق اڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بگلا اداس ہو کر جاتی ہوئی مچھلی کو دیکھ کر اپنے آپ سے بولا، کاش میں جوان ہوتا، اس مزیدار مچھلی کو ضرور کھاتا۔ مگر بگلا نہیں جانتا تھا کہ دور ایک درخت پر کبوتر بیٹھا اسے دیکھ رہا ہے۔ کبوتر اڑتا ہوا مینو ماسی اور رانو چڑیا کے پاس جا پہنچا اور ان دونوں کو دیکھ کر بولا، جب سے میں نے بگلے کا حال دیکھا ہے تب سے مجھے بڑھاپے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ رانی چڑیا نے کبوتر سے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ رانو، آج میں نے تالاب کے کنارے ایک بوڑھے بگلے کو دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک مچھلی اس کے بڑھاپے کا مذاق بنا رہی تھی۔ وہ بیچارہ بگلا 2 دن سے بھوکا ہے۔ کبوتر کی بات سن کر رانو چڑیا نے مینو ماسی کی طرف دیکھا۔ ماسی، کیا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمارا حال بھی بگلے کی طرح ہوگا؟ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے بڑھاپے کا انتظام کر کے چلیں گے۔ اور رہا سوال بگلے کا، مجھے اس کا سن کر بہت افسوس ہو رہا ہے، منو ماسی نے کہا، لیکن کوئی بھی کسی کا ایسا ہی مذاق نہیں اڑاتا۔ یہ سن کر رانو چونکتی ہوئی بولی، آپ کہنا کیا چاہتی ہو؟
मीनू मासी, देखो कबूतर ने सिर्फ इस बगले का बढ़ापा देखा है, क्या पता वो जवानी में कैसा हो। जो भी हो मीनू मासी, हमें इस बगले की मदद करनी चाहिए। हम उसकी मदद भला कैसे कर सकते हैं? हम सब तो कमज़ोर परिंदे हैं और हम सब शाम तक मेहनत करके बड़ी मुश्किल से सिर्फ अपना पेट भरते हैं। इतना कहकर मीनू मासी वहाँ से चली गई। लेकिन रानू चिड़िया के जहन में बार बार उस बगले का ख्याल आ रहा था। रानू चिड़िया उड़ती हुई जंगल के दूसरे कोने में जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक चील पर पड़ी। रानू चिड़िया ने देखा कि बहुत सारे परिंदे इस चील के इर्द गिर्द गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे। अरे, ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लग रही, और ये सारे परिंदे इस चील के इर्द गिर्द क्यों गोल घेरा बनाकर बैठे हुए हैं? मुझे इसका पता करना चाहिए। रानू चिड़िया उड़ती हुई चील के पास पहुंच गई और वहां बैठे हुए काले कौवे से बोली, अरे काले कौवे, हमारे जंगल के सारे परिंदे इस चील के सामने क्यों बैठे हुए हैं? और ये चील तो हमारे जंगल की नहीं लगती। रानू चिड़िया ने कहा। कौवा बोला, अरे ये कोई मामूली चील नहीं है, बल्कि ये तो जादुई चील है। ये सफर करते हुए दूसरे जंगल से यहाँ आई है और ये कुछ दिन यहाँ ठहरेगी और फिर यहाँ से चली जाएगी। जितने भी परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी कोई ना कोई ख्वाहिश है। वो सब अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी कराने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कालू कौवे ने कहा। रानू चिड़िया हंसते हुए कालू कौवे से बोली, मुझे तुमसे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। नहीं रानू, मैं इस चील का जादू अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तभी वो चील रानू चिड़िया की तरफ देखकर बोली, मैं कोई धोखेबाज चील नहीं हूँ, मुझ में वाकई जादू है। मैं कैसे मान लूँ? रानू चिड़िया ने कहा। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है और तुम क्या देखना चाहती हो कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं वाकई जादू चील हूँ? चील ने कहा। तब ही रानू चिड़िया बोली, हमारे जंगल में एक बगला बूढ़ा हो चुका है और बूढ़ा होने की वजह से वो अब शिकार नहीं कर सकता और अब उसे कई कई दिन तक भूखा रहना पड़ता है और जंगल के बाकी परिंदे उसके बुढ़ापे का मजाक बनाकर चले जाते हैं। अगर तुम वाकई जादुई चील हो तो तुम कुछ ऐसा करो कि वो वाकई दोबारा जवान हो जाए। रानू चिड़िया की बात सुनकर चील रस्मी अंदाज में बोली कि हमें कभी भी कुदरत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। जो एक बार बूढ़ा हो चुका है उसे बूढ़ा ही रहने दो। तुम कुदरत को समझती नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े और तुम्हें दोबारा मेरे पास आना पड़े। सीधी सीधी ये क्यों नहीं कहती तुम एक झूठी चील हो और झूठ बोलकर परिंदों को बेवकूफ बना रही हो? रानू चिड़िया ने कहा। रानू चिड़िया की बात सुनकर चील बोली, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। इतना कहकर चील ने जमीन में रखा हुआ दाना उठाकर रानू चिड़िया की तरफ फेंका और कहा कि ये दाना जाकर बगले को खिला दो। वो बगला जवान हो जाएगा और इसके अंदर जवानी वाली ताकत आ जाएगी। रानू चिड़िया ने जड़ से इस दाने को उठाया और उड़ती हुई तालाब के किनारे उस बगले के पास पहुंच गई और उसे सारी कहानी बताते हुए बोली, जब कबूतर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं ये तुम्हारे लिए एक जादुई दाना लाई हूँ। जैसे ही तुम इस दाने को खाओगे तुम जवान हो जाओगे और तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ना ही तुम्हारा कोई मजाक उड़ाएगा। ये सारी बात सुनकर बगला रानू चिड़िया से बोला, तुम बहुत अच्छी हो रानू, मैं इस जादुई दाने को जरूर खाऊंगा। जैसे ही बगले ने इस जादुई दाने को खाया वो दोबारा जवान हो गया। रानू चिड़िया ने जब बगले को दोबारा से जवान होते हुए देखा तो वो खुशी से वहां से उड़ गई। रानू चिड़िया के जाते ही बगला अपने आप से घमंडी अंदाज में बोला, अब तो मैं जवान हो गया हूँ, अब तो मैं इस तालाब की सारी मछलियों को खा जाऊंगा। ये कहते हुए बगले की नज़र एक खूबसूरत मछली पर पड़ी तो उसे देखते ही बगले ने इस खूबसूरत मछली को दबोच लिया। खूबसूरत मछली बगले से बोली, मुझे छोड़ दो बगला, मुझे छोड़ दो। बगला बोला, तुम तो मेरी खुराक हो, तुम ही नहीं बल्कि तालाब में रहने वाली सारी मछलियाँ मेरी खुराक हैं, तुम सबको खा जाऊंगा। ये कहकर बगले ने इस मछली को मार दिया और इसे बड़े ही शौक से खाने लगा। शाम तक बगले ने तालाब की आधी मछलियों को मार डाला। जो मछलियाँ उसे मज़ेदार लगती उन्हें खा लेता और जो उसे मज़ेदार ना लगती वो तालाब के किनारे फेंक देता और वो मछलियाँ तड़प तड़प कर मर जाती। अगले दिन कबूतर अपने छोटे बच्चे के साथ वहाँ से गुजर रहा था। क्योंकि कबूतर अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा था, तब ही उसकी नज़र बगले पर पड़ी जो कि जवान हो चुका था। कबूतर उड़ते हुए अपने बच्चे के साथ इस बगले के पास पहुँच गया। उसने बगले से कहा, तुम्हें जवान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तब ही कबूतर की नज़र किनारे पर मौजूद मरी हुई मछलियों पर पड़ी। अरे,
یہ تو तालाब की मछलियाँ हैं। बगला उदासी से बोला, पता नहीं क्या हुआ, रात सारी मछलियाँ तालाब से बाहर आ गईं और फिर यहाँ तड़प तड़प कर मर गईं, और ये मछलियाँ तुम्हारा बहुत मजाक बनाती थीं। कबूतर ने कहा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और ये मेरा छोटा बच्चा है, मैं इसे उड़ना सिखा रहा था। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसका ख्याल रख सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ और अपना काम मुकम्मल करके आना। बगले ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखूंगा। ये कहकर कबूतर वहाँ से चला गया। बगला कबूतर के इस नन्हे बच्चे को गौर से देखने लगा। बात तो ये थी कि उसे देखकर उसके मुंह में पानी भर आया था। उसने सोचा, जब मैं जवान था तो मैं कबूतरों का गोश्त बड़े ही शौक से खाया करता था। कबूतर का गोश्त मेरा पसंदीदा गोश्त था। अब तो मैं फिर से जवान हो चुका हूँ, अब क्यों ना मैं इस कबूतर के बच्चे का गोश्त खाऊं। हा 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 हा। तब ही कबूतर का बच्चा बगले से बड़ी मासूमियत से बोला, क्या हुआ, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? कबूतर ने बच्चे से कहा, तुम्हें देखकर मेरी भूख और बढ़ती जा रही है। इतना कहकर बगले ने कबूतर के बच्चे को बड़ी ही बेदर्दी से मार डाला और खा गया। कुछ देर के बाद जब कबूतर वहां पर आया, अपने बच्चे को ना पाकर बगले से बोला, अरे मेरा बच्चा कहाँ है? तब ही तालाब से एक मछली निकल कर आई। उसने कबूतर से कहा, तुम्हारे बच्चे को यही बगला खा गया है। ये सुनकर कबूतर हैरत ज़दा नजरों से बगले की तरफ देखने लगा। बगला उखड़ता हुआ कबूतर से बोला, हाँ हाँ, खाया है, मुझे गोश्त पसंद है और तुम्हारे बच्चे का गोश्त तो बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं उसे खा गया। ये तो बहुत गलत बात है, कबूतर ने रोते हुए कहा। बगला बोला, क्या कर लोगे तुम, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इस तालाब के अंदर रहने वाली मछलियों को भी तुमने ही मारा है। ये कहकर कबूतर उड़ते हुए रानू चिड़िया के पास पहुंच गया और उसे सारी कहानी सुनाते हुए बोला, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है रानू चिड़िया, वो बगला बूढ़ा ही ठीक था। रानू चिड़िया ने कहा, मुझे तुम्हारे बच्चे की मौत का सुनकर बहुत दुख हो रहा है और मुझे अपने ऊपर पछतावा भी हो रहा है। उस चील ने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें कुदरत के कामों के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चलो मेरे साथ। रानू चिड़िया कबूतर के साथ इस चील के पास चली गई और सारी कहानी सुनाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो चील। रानू चिड़िया ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये कहकर चील ने एक दाना चिड़िया की तरफ फेंक दिया। ये दाना इस बगले के ऊपर फेंक देना, वो दोबारा बूढ़ा हो जाएगा। रानू चिड़िया वो दाना लेकर इस तालाब के पास मौजूद बगले के पास पहुंच गई और ऊपर से उसने वो दाना बगले के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही रानू चिड़िया ने वो दाना उस बगले के ऊपर फेंका, वो बगला दोबारा बूढ़ा हो गया। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो फिर से बूढ़ा हो गया हूँ। तभी रानू चिड़िया गुस्से से बगले से बोली, तुम बूढ़े ही अच्छे हो, जो मैंने गलती की थी इसको मैंने सुधार लिया है। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली गई और वो दोबारा बूढ़ा और कमज़ोर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।